असद हिलाली साहब की ये बात कि इसलिए मुलाकात की है IMF के वफ्द ने PTI से क्योंकि अगर PTI का सपोर्ट हासिल ना हुआ तो उनको मालूम है कि मुआहिदा या प्रोग्राम चल नहीं पाएगा, मगर PTI तो उन हुकूमतों में से शामिल है जिन्होंने खुद IMF का मुआहिदा तोड़ा था। सही है, बिल्कुल। देखें, पहली बात तो ये है कि जो आपने सवाल उठाया था कि क्या ये एक गैर मामूली मुलाकात है, क्या ये एक गैर मामूली मुलाकात है, तो बिल्कुल मेरे ख्याल में ये एक गैर मामूली मुलाकात है। और मैं डॉक्टर शफाक हसन साहब को पढ़ रहा था, वो ये कह रहे हैं कि जी अनप्रेसिडेंटेड है, ऐसी कोई मुलाकात पहले नहीं हुई कि कभी आपका लोन अप्रूव हो रहा हो और अपोजिशन के लीडर्स के साथ आप जाकर मुलाकात कर रहे हो। फिर अपोजिशन का लीडर भी ऐसा जिसके खिलाफ कत्ल, इक़दाम कत्ल, दहशत गर्दी, लड़ाई झगड़े, बगावत, रियासत के खिलाफ उकसाने जैसे इल्ज़ामात हैं, तो करप्शन जैसे इल्ज़ामात हैं, उसके साथ जाकर आप उसकी रिहाइश गाह पर मुलाकात कर रहे हों, तो ये एक अनप्रेसिडेंटेड मुलाकात है। और फिर एक ऐसी पार्टी जिसके बारे में यह तासुर हुकूमत दे रही है कि ये तितर बितर हो चुकी है, ये पार्टी ख़त्म हो चुकी है, इस पार्टी का कोई वजूद बाकी नहीं बचा और इसका तो कोई नाम लेवा नहीं होगा, इसकी कोई टिकट लेने वाला नहीं होगा। जब हम देख रहे थे पिछले दिनों PTI के चेयरमैन ये कह रहे थे कि मैं जिसको भी खड़ा करूंगा वो जीतेगा, तो जवाब में नून लीग की तरफ से कहा जा रहा था कि भाई टिकट लेगा कौन, आपका टिकट लेने वाला कोई आपका नहीं होगा। तो कल ऐसी सिचुएशन में इस पार्टी के 10 के करीब प्रोमिनेंट लीडर्स बैठे हुए थे, जिसमें आप जानते हैं हमाद अजहर साहब थे, शौकत तरीन साहब थे, मुजम्मिल असलम थे, उमर अयूब खान थे, डॉक्टर सानिया निश्तर थी, शिबली फराज साहब थे। तो ये तमाम प्रोमिनेंट लीडर्स जो हैं वो इस मीटिंग में वर्चुअली उन्होंने शिरकत की। शाह महमूद कुरैशी तो खुद फिजिकली प्रेजेंट थे वहाँ पर। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि एक पहली मरतबा पिछले 2 महीने में ये पार्टी की एक ढांचा या स्ट्रक्चर है वो दिखाई दिया है कि वो बरकरार है, वो इस तरह से पूरी तरह से पार्टी अभी डिस्ट्रॉय नहीं हुई है जिस तरह से PMLN प्रिटेंड करती रही है या शो करती रही है। अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, एक नुक्ता अहम है कि अगर IMF की तरफ से ये कहा गया है कि हम इस लोन को अपना जो IMF की बॉडी है उससे अप्रूव करवाने से पहले हिमायत चाहते हैं तमाम सियासी जमातों की, 3 बड़ी सियासी जमातों की। इसका मतलब ये हुआ कि अगर क्या इन तीनों में से किसी एक भी सियासी जमात की हिमायत आपको नहीं हासिल होगी तो क्या फिर ये लोन अप्रूव नहीं होगा। तो इसका मतलब यह है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हिमायत है वो बड़ी ज़रूरी थी इसके लिए, और अगर वो कल इसकी हिमायत ना करते और कहते कि जी हम इसकी हिमायत ना करते तो इस पर क्या गैर यकीनी के बादल मंडाने लगते, तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। और फिर एक ऐसी पार्टी जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि जी ये जो है वो एक ऐसी पार्टी IMF के नज़दीक हो सकता है, बट मुख्तलिफ हम पहलुओं पर अगर जब गौर करते हैं तो एक नुक्ता ये भी हो सकता है शायद कि IMF को ये लगता है कि ये प्रोग्राम 9 महीने चलना है, हो सकता है 4 महीने के बाद कोई हुकूमत बना रहा हो, और हो सकता है कि वो हुकूमत तहरीक इंसाफ बना रही हो। तो अगर तहरीक इंसाफ ये हुकूमत बना लेगी तो फिर वो इस प्रोग्राम के साथ क्या करेगी, क्या इस प्रोग्राम को ख़त्म कर देगी, क्या इस प्रोग्राम को तोड़ देगी, क्या इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करेगी। तो मेरा ख्याल है कि वो इन ऑप्शंस पे भी गौर कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ भी वो पार्टी हो सकती है जो हो सकता है 4 महीने के बाद हुकूमत बना रही हो, तो वो इस ऑप्शन को रूल आउट नहीं कर रहे। और फिर ये भी हो सकता है कि वो ये तासुर दे रहे हो कि हमारे नज़दीक सारी पार्टीज एक हैं, हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को पॉलिटिकल पार्टी समझते हैं, बावजूद इसके कि एक पार्टी को तहलील करने के लिए अदालत के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर दरखास्तें जा चुकी हों, इसके बावजूद हम ये समझते हैं कि ये एक पॉलिटिकल पार्टी है। ये तासुर भी हो सकता है दिया जा रहा है। और 3 चीज़ें जो बड़ी इंपॉर्टेंट कल मेरा ख्याल है नून लीग को ये बिल्कुल पसंद नहीं आई होंगी और मौजूदा हुकूमत को, PDM की हुकूमत को बिल्कुल पसंद नहीं आई होंगी, क्योंकि ये लोन की अप्रूवल अपनी जगह, इसकी हिमायत अपनी जगह। 3 बातें जो इमरान खान साहब ने कही हैं IMF के तरफ से, उसमें एक तो उन्होंने रूल ऑफ लॉ की बात की है जो शायद आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो कि जी मुल्क में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, और साथ ही उन्होंने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात की है जो शायद बिल्कुल इस कॉन्टेक्स्ट में दुरुस्त हो। उन्होंने कहा है कि जी अगर आप इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहते हैं तो उसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये आप लोन अप्रूव तो कर रहे हैं लेकिन इसका कोई असर नहीं होगा, ये मैसेज उन्होंने बैनुसुतूर दिया है। और आखिरी बात फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात की है, ये शायद उस तनाजुर में की होगी क्योंकि कुछ अर्सा पहले IMF की तरफ से ये पैगाम दिया गया था कि आप पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन, यानी ऐसा लग रहा था कि मशरूत किया गया है पाकिस्तान के जो IMF प्रोग्राम को इलेक्शंस के साथ। तो मेरा ख्याल है उसी का फ़ायदा उठाते हुए ये तीसरी बात भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कही गई है। तो इस लिहाज से ये बिल्कुल एक अनप्रेसिडेंटेड मीटिंग है और मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ के लिए एक खुशाइन चीज़ हुई है कल।
ठीक है असद, आपको क्या लगता है कोई अभी तक कंसेंसस डेवलप हो पाया है जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान निगरान वजीर आज़म के मामले पर? देखिए, जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब आपस में जितनी भी बहसें करते रहें, इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। सही, क्योंकि आपने अभी जो सवाल किया कि ये कहाँ पर बहस होनी है, तो ये नाम ऐसे ही आएगा वज़ीर आज़म का जैसे कुछ अर्सा पहले गवर्नर सिंध कामरान ठसूरी का नाम आया था, और यूँ आया था कि खुद एमक्यूएम पहले हैरान हुई, फिर परेशान हुई, फिर उसके बाद उन्होंने तीसरे दिन ऐलान किया कि हाँ ये हमारे गवर्नर हैं और इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। और जहाँ तक अपोजिशन लीडर की बात है, तो अपोजिशन लीडर जो हैं वो तो खुद कह चुके हैं कि मैंने तहरीक इंसाफ से PMLN से टिकट लिया है, लेना है, मेरा वादा हो गया है, मेरी मुलाकात हो गई है, ऐलान कर चुके हैं। तो जब वो नून लीग, यानी आप सोचिए कि चलें अगर ये कागज़ के मुताबिक होना है, डॉक्यूमेंट के मुताबिक होना है और शहबाज शरीफ साहब मशावरत के लिए जाएंगे अपोजिशन लीडर से, तो क्या इस बात का कोई इम्कान मौजूद है 0.001% भी कि वो कहेंगे नहीं जी मैं अपोजिशन लीडर हूँ और ये नाम जो आप दे रहे हैं ये मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है? ये राजा रियाज साहब ये कहेंगे, जबकि उन्होंने टिकट लेकर इलेक्शन लड़ना है नून लीग के प्लेटफॉर्म से। तो ये तो एक मजाक बन गया ना ये ओहदा। और अब आप देखें ये कितनी मजेदार खबर होगी कि जब टीवी पर आप खबरें पढ़ रही होंगी और आप कहेंगी कि ऑपोजिशन लीडर और वजीर आजम के दरमियान इत्तेफाक हो गया निगरान वजीर आजम के नाम पर, सुभान अल्लाह, और हम सब कहेंगे कि बात चलें ये तो बड़ा खुश उसलूबी से हो गया। तो ये तो एक बिल्कुल मजाक है। और दूसरी बात यह है कि चलिए अगर कहीं पर डिस्कशन होनी भी है, उस नाम पर जो नाम नाजिल होना है, उस नाम पर अगर डिस्कशन होनी भी है तो वो डिस्कशन नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के दरमियान होनी है। ये नाम फिर एक बंद लिफाफे में आएगा, राजा रियाज साहब तक पहुंचेगा किसी भी वज़ीर आज़म के चैनल से, और ये नाम जो है वो हो जाएगा। और देखें ये बिल्कुल सही कह रहे हैं हिलाली साहब कि इसमें इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि कोई इकोनॉमिस्ट हो, कम से कम अपना रोल प्ले कर सकता हो 3-4 महीने के लिए, अगर तो इलेक्शन वक्त पर होने हैं। क्योंकि इस वक्त ये चहमगोइयाँ भी चल रही हैं कि एक निगरान सेटअप आएगा और वो निगरान सेटअप हो सकता है कि ज़्यादा अरसे के लिए रह जाए और उसके लिए कानूनी जवाब घड़ लिए जाएंगे, जैसे कि पंजाब में 3 महीने के लिए एक निगरान हुकूमत आई थी और वो अभी 6 महीने से ज्यादा के लिए अगर हो गई है, और तो ऐसा कोई इम्कान भी मौजूद है। तो सवाल ये इसमें जो इम्कान है वो ये है कि अभी जो 4-5 नाम फ्लोट कर रहे हैं हमारे सामने आ रहे हैं, उसमें से कोई भी लग जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सब एक ऐसे नाम होंगे कि जो शायद अनफॉर्चुनेटली एक डमी वज़ीर आज़म के तौर पर हमें नजर आए। अगर वाकई आप समझते हैं कि कोई अपना रोल प्ले कर सके, तो फिर मेरा ख्याल है कि मैं हिलाली साहब की तजवीज़ से इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि कोई इकोनॉमिस्ट शायद कुछ बेहतर कुछ ना कुछ चलें, कोई अपना किरदार अदा कर सकेंगे। ठीक है असद, आपको क्या लगता है ये जो इस वक्त हम सिचुएशन देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज की, ग्लोबल वार्मिंग की, इससे निपटना हमारे बस में है? क्योंकि वैसे तो इसको लेबल कर दिया जाता है कुदरती आफात कहकर, मगर देखा जाए तो ये इंसान के पैदा की हुई एक सिचुएशन, एक क्राइसिस है। किस तरह से देखते हैं हम, क्या कर सकते हैं इससे निपटने के लिए? देखें ये सही है, कुदरती आफात होती हैं और क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ा मसला है। लेकिन डूबते हम जैसे ममालिक ही हैं, गरीब ममालिक, जिन्होंने आज तक इन चीज़ों को फोर्सी नहीं किया था, देखा ही नहीं था कि इस तरह के मसाइल का हमें सामना करना पड़ेगा। और अभी जो पिछले 2 हफ्ते में 50 अमवात रिपोर्ट हुई हैं, 50 अमवात 2 हफ्ते में हो चुकी हैं, अभी सैलाब आया नहीं है। और खौफ आ रहा है मुझे सोच के, और वो पिछले साल के जो मनाजिर हैं वो देख के कि मैं जब पिछले साल मुझे याद है बलूचिस्तान को कवर करने के लिए गया था, और एक चमन बॉर्डर से लेकर और यहाँ सोबतपुर तक के जो हालात थे कि जिसमें ना सड़कें बची थी, ना पुल बचे थे, ना रेलवे ट्रैक बचे थे, और ना बस्तियाँ और लोगों के घर बचे थे। और आज 1 साल के बाद हम खड़े होकर देखते हैं कि क्या हमने किया है, तो अंदाज़ा होता है कि बेशुमार इलाके ऐसे हैं जहाँ पर तो हुकूमत 1 साल में भी नहीं पहुँची, और लोगों ने जिसके 3 कमरों का एक घर गिरा था, उसने 1 कमरा बना के गुजारा करके दोबारा से रहना शुरू कर दिया। और बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पर 1 साल में हुकूमत का वजूद नज़र ही नहीं आया कि वहाँ पर आकर उन्होंने कोई असेसमेंट ही की हो कि यहाँ पर हुआ क्या है। सिंध में किसी हद तक कुछ काम हुआ है, उस वक्त भी हुकूमत हरकत में आई थी, किसी हद तक बाद में भी कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें हुई, अगरचे उस पर भी डॉक्टर नफीसा शाह जो हैं वो एहतजाज करते हुए हमें दिखाई देती हैं मुख्तलिफ कमेटियों में, और वो कहती हैं कि मेरे हल्के में अभी तक कोई काम नहीं हुआ।
तो मजमूई तौर पर हमें देखा जाए तो कागजी कार्रवाई नज़र आती है। वो 12-13 अरब डॉलर के वादे हुकूमत लेकर आई थी, जिसके मुताबिक करना यह था कि आपने कुछ प्रोजेक्ट्स को इनिशिएट करना था, 50% पाकिस्तान की हुकूमत ने देना था और 50% उन प्रोजेक्ट्स के लिए उस अमाउंट ने कंट्रीब्यूट करना था। लेकिन हम अपने हिस्से के पैसे अदा करेंगे तो वो आएंगे। उस पर खुशी के शादियाने बजाए गए थे कि जी 12-13 अरब डॉलर के वादे हो गए दोस्त ममालिक की तरफ से, लेकिन ग्राउंड पर कुछ नहीं हुआ। अभी तो ये डर लग रहा है कि वही विजुअल दोबारा रिपीट ना हो जाए ज़्यादा बारिशों के नतीजे में, कि अपनी ज़मीनों को बचाने के लिए दूसरी जगहों पे कट लगाए जा रहे होंगे, गरीबों की बस्तियों को डुबोया जा रहा होगा, कुछ अपनी बचाई जा रही होंगी और लोगों के घर डूब रहे होंगे, नकल मकानी हो रही होगी, मुखैर हजरात से जो है दरख्वास्त की जा रही होगी कि वो आएँ और खाना और पानी तकसीम करें, कई खुदा न खासा लोग मर जाएंगे। तो ये अभी जो पेशगोई की गई है वो सब चीज़ें ये हैं, लेकिन इसके लिए कोई तैयारी अभी हमें दिखाई नहीं देती। पिछली मरतबा भी ऐसे ही हुआ था कि अगर 400 घरों की एक बस्ती डूबी थी तो 20 खैमे देकर खुशियां मनाई गई थी कि जी हमने यहाँ पर खैमे तकसीम कर दिए हैं। तो मेरा ख्याल है कि सबको जाग जाना चाहिए, ये टाइम है कि इस पे आप जो है वो अलर्ट हो जाएं और एक रेड अलर्ट जारी कर भी दें कि खुदा न खास्ता हम एक सैलाब के धाने पर बैठे हैं और पिछले साल जैसी सूरत हाल पैदा ना हो।